नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एमपी सेट 2018 का सेकंड शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो जर्नल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं, जिससे कि आपको पता है इससे पहले भी हम एक पार्ट का देख चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका ये थंबनेल है। तो जैसा कि आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि हम उसमें देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एमपीपीएससी हर बार रिपीट करके देता है। तो चलिए हम उन्हीं सब क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे हमें एक अंदाज़ा भी लगता है कि किस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो मैथ रीजनिंग के सवाल हों या फिर टीचिंग के हों या रिसर्च के हों या फिर कंप्यूटर के हों। तो चलिए हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। और आप लोगों ने अगर वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। और एमपी सेट का सिलेबस और बहुत एमपी सेट से संबंधित बहुत कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ताकि आप लोग देख सकें। ये है 26 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ above इज कोडेड as q then how below will become coded in the same system। अगर हिंदी में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ यदि above को q से संकेत किया जाता है तो उसी प्रक्रिया में below को कैसे संकेतन किया जाएगा। यही एक रीजनिंग का सवाल है। आप इसको देख सकते हैं कि इसको आप लोग को जानते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन है और इसको करने का वही तरीका कि सबसे पहले जो उसने किया है हम उसी की तरह करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो उसने ए बी ओ भी और ई को उसने लिखा है सी ए क्यू यू जी। तो इसी तरह से उसने पूछा है कि अब वो बोल रहा है कि बी ई एल ओ डब्ल्यू को इसी तरह से कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये फार्मूला यहाँ पर ये लगेगा +2, इसमें +2 लगेगा, इसमें -1, यहाँ पर +2 -1 +2। अगर यही फार्मूला आप इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आप लोग लगा के देखें और आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो अगर आप लगा के देखेंगे तो अगर देखेंगे तो अगर बी में 2 प्लस करेंगे तो बी के पास सी, इसका डी आएगा, इसमें डी, इसमें भी अगर -1 करेंगे तो इसका भी डी, डबल डी, और इसका एन आएगा, इसका भी एन आएगा, इसका वाई आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 26 नंबर का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछा गया है, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। यहाँ पर कि आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है कि निर्देश निम्न तालिका के ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रश्न का उत्तर दें। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें कुछ प्रमुख चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले तो हम उसके अंक देखेंगे कि टोटल अंक कितने हैं। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये अंक होंगे 700। ओके, एक तो ये हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे कि छात्र या विषय की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे छात्रों की संख्या यहाँ पर 6 है और सब्जेक्ट की संख्या जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 6 सब्जेक्ट भी हैं, सब्जेक्ट भी 6 हैं और छात्र भी 6 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको देखें तो अब यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं कि ए द्वारा अर्जित सभी विषयों में अर्जित प्रतिशत अंक कितना होगा। जो ये स्टूडेंट है इसने जो अंक इन सभी विषयों में प्राप्त किए हैं इनका प्रतिशत अंक कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा। तो आपको यह करना पड़ेगा कि ये छात्र को ये ही इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ और साइंस, अंग्रेजी और इंग्लिश और ये हिंदी में जितने नंबर मिले ये सभी नंबर आपको टोटल करके और इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो जो इसका तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो अगर आप इसको करके देखें तो ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। इसका ये डी ऑप्शन आएगा कि इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया वैसा आप करके देखें। और नहीं तो आप लोग बोलेंगे तो हम एक गणित का और रीजनिंग का एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कि एमपी सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका सबका सोल्यूशन हम उसी में देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही तालिका दिया हुआ डाटा इंटरप्रिटेशन का ये सवाल है। ये भी कि इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने भूगोल विषय के छात्र से प्रश्न पूछा कि भूगोल विषय में 6 विद्यार्थी द्वारा अर्जित औसत अंक कितना है। तो वहाँ ए का वर्टिकल पूछा था, यहाँ पर हॉरिजेंटल पूछा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भूगोल वाले छात्रों का आपको इस तरह से पूरा जोड़ना पड़ेगा कि उनका टोटल कितना हो रहा है और उनका औसत अंक क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका अगर इसको आप टोटल करके और उसमें टोटल करके और 6 का उसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है आपका
74.5% आएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो वैसा करके भी देख सकते हैं, ये अमाउंट टोटल करना है और उसमें 6 का भाग देना है, आ जाएगा आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इसमें उन्होंने पूछा है कि सभी विद्यार्थियों के गणित विषय में अर्जित औसत प्रतिशत अंक क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने मैथ सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैथ सब्जेक्ट का आपको अगर देखना है तो आप इसको टोटल करना पड़ेगा, और उसको आप देख सकते हैं ऊपर ये है, इसमें 150 नंबर हैं, तो आपको यहाँ पर इसका देख सकते हैं। और अगर आप इसको करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 29 नंबर क्वेश्चन का, वो इसका ए ऑप्शन 54.33% द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और अगर आप इसको करके ये आप देखिए, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न आयत चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये उम्र वर्ष में दिया हुआ है और इस तरफ ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। तो अब यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं किन दो वर्ग अंतरालों की उम्र का समता 10:15:10 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 30 नंबर क्वेश्चन, इसका जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 31 नंबर क्वेश्चन, यह भी उसी तरह से पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें सवाल है कि किन दो वर्ग अंतरालों में उम्र का अधिकतम अंतर है, किन दो वर्ग अंतरालों में उम्र का अधिकतम अंतर है। तो आप देख सकते हैं इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0 से 10 और 20 से 30। 0 से 10 और ये 20 से 30 वाला जो है ये सर्वाधिक, क्योंकि इसमें 125 वर्ष है और इसमें 0 से 10 में ओनली 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आप देख सकते हैं ये है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वेब क्लाइंट इज कॉल्ड, वेब क्लाइंट कहलाता है वेब सर्वर या फिर वेब ब्राउज़र या फिर बोथ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इस नॉन ऑफ दिस, तो अगर 32 नंबर क्वेश्चन के हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, वेब ब्राउज़र इज द कॉल्ड ऑफ वेब क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हैशटैग, आप देख सकते हैं कि जो हम इसको यूज करते हैं यही सब चीज़ें यहाँ पर भी पूछा गया कि कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि हैशटैग www.examination.com इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये वेबसाइट दी हुई है कि HTTP www.examination.com उदाहरण है URL का या फिर HTML का या AML का या लेन का। तो देख सकते हैं आप ये 33 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो URL द करेक्ट ऑप्शन ऑफ www.examination.com का जो उदाहरण है वो ये URL है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप 34 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं तो ये है। तो आप इसके प्रश्न में को देख सकते हैं। इसमें पूछा हाउ कैन फॉन्ट साइज बी चेंजेड। तो अगर फॉन्ट आकार किसके माध्यम से बदला जा सकता है, तो इंसर्ट मेनू या फिर आप देख सकते हैं रूल मेनू या फिर फॉर्मेट मेनू या फिर एडिट मेनू। तो अगर हम इसमें 34 नंबर में क्वेश्चन में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो 34 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका फॉर्मेट मेनू इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 35 नंबर क्वेश्चन। आप इसमें पूछा गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यूज टू सेंड द सेम लेटर्स टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों भेजने में समर्थ बनाता है। अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो मेल ज्वाइन या फिर मेल कॉपी या मेल इंसर्ट या फिर मेल मर्ज। तो अगर आप 35 नंबर क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस तरह के क्वेश्चन से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो 2022 के जो सेट का प्रश्न पत्र था पेपर फर्स्ट, उसमें भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से संबंधित कई सवाल आए हुए हैं, जैसा कि उसमें मेमोरी से सवाल पूछे गए थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 30। इसमें पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन एज कम्युनिकेशन। अब ये देखिए आप कम्युनिकेशन एंड टीचिंग से संबंधित ये सवाल है कि ये कंसिडर टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड है द
राइट टू यूज ऑफ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्मेड अस कॉपीराइट। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़ें। अगर आप हिंदी में देखें तो यहाँ पर लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है। अगर आप इस सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये बात दोनों सही हैं या फिर ना तो ए और ना ही दो सही है। ये चलिए अब इसके नेक्स्ट को वो देखते हैं हम। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शन और इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते ये है। तो यहाँ पर दिया हुआ ओनली सेकंड इज करेक्ट या फिर डी ऑप्शन इसका है ओनली वन करेक्ट। तो अगर इस तरह से 36 नंबर क्वेश्चन के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है ना तो ए ना तो दो सही, तो इस तरह से इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते ये है 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर्स ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन इक्विपमेंट इज कॉल्ड। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको कहते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर या फिर सिस्टम बोर्ड या फिर मदरबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप 37 नंबर क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका जो मदरबोर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते ये है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि SQL स्टैंड फॉर, SQL संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर SQL का जो है कि वो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज या फिर सिंपल क्यूरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज तथा सिंपल क्यूरी लैंग्वेज दोनों, या फिर ना तो इसका क्यूरी लैंग्वेज ना ही सिंपल क्यूरी लैंग्वेज। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका 38 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम। तो अगर आप हिंदी में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ इनमें से कौन सा स्थिर इको सिस्टम है। और अपन अगर हम ऑप्शन को देखें तो ओशंस या डिजर्ट, या इसका थर्ड ऑप्शन है फॉरेस्ट, या डी ऑप्शन माउंटेन्स। तो अगर इसमें हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ओशंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। तो आप 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि हु डेवलप्ड द हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट इन 1988। तो अगर आप हिंदी में देखें तो यहाँ पर पूछा गया हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट का विकास 1988 में किसने किया था। तो MS स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन है इसका PK एंगर, या फिर सी इसका थर्ड ऑप्शन है नॉर्मन मेयर, या फिर डी ऑप्शन है जॉर्ज ब्रुश। तो अगर आप 40 नंबर क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो नॉर्मन मायर जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मन मायर ने ही हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट का विकास 1988 में किया था। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं, हम इसका ऐसे करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो यहाँ पर उन गैसों के नाम पूछे गए हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और सर्वाधिक बढ़ाते हैं या जो उसमें वृद्धि करते हैं इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है अमोनिया एंड ओजोन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, या इसका थर्ड ऑप्शन है कार्बन टेराफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो अगर आप 41 नंबर क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान देते हैं, जो कि इसको बढ़ाते हैं। और आपको पता ही होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं जो कि धरातल पर आती हैं लेकिन वो रिटर्न होने में
उनको निकल यानी कि परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण से पृथ्वी की सतह पर जो टेम्परेचर है उसकी वृद्धि होती है, जिससे कि पर्यावरण और जलवायु को नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, कई जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव प्रदूषण के विषय में सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह पशुओं में अनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता है, मृतिका के विभिन्न खनिजों में असंतुलन उत्पन्न करता है, यह रक्त संचरण को अवरुद्ध कर देता है, या फिर यह कैंसर का कारण है। सही कूट का चयन करें। तो अगर इसको हम सही कूट देखें तो 42 नंबर क्वेश्चन का अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए और 4। तो इसके विषय में जो ए जिसका ए स्टेटमेंट और इसका 4 स्टेटमेंट दोनों ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि यह कैंसर का कारण भी है और यह पशुओं की अनुवांशिक बदलाव उत्पन्न करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 43 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 43 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एक्सपेंसिंग इन द फॉलोइंग वेज। आप यहाँ हिंदी में जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों में से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा प्रदूषण, या फिर मृदा अपरदन की रोकथाम, या अपशिष्ट पुनर्चक्रण, या फिर सस्य परागण, या फिर सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर इसमें हम 43 नंबर क्वेश्चन में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका 43 नंबर क्वेश्चन के हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है, ए 1 2 3 एंड 4 चारों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित ये प्रश्न की। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ swamp with floating vegetation द सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित अनूठा है। यह कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो एक भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान है, और एक ये कैइबो लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और थर्ड ऑप्शन इसका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आप 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कैइबो लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है, तो आप लोग उसका कमेंट में उत्तर जरूर बताएं कि भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस फॉर्मेट वाई UGC इन 1969 1969 में UGC ने निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की। तो आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये आपका एजुकेशन डेवलपमेंट से सवाल यहाँ पर पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन। तो अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सी ऑप्शन है यह इसका करेक्ट ऑप्शन है, विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए विधि निर्माण प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज इज कॉल्ड। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज किसे कहा जाता है तो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं संघीय विश्वविद्यालय, या फिर यूनिटरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अगर हम 46 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 46 नंबर का जो होगा ये संघीय विश्वविद्यालय, फेडरल यूनिवर्सिटी, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया कि द अब्रिविएशन SCOBE स्टैंड फॉर स्कोप्स विश्वविद्यालय का संक्षिप्त क्या है। तो अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो स्टेटिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, या फिर सेकंड ऑप्शन इसका है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑफ वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, या फिर थर्ड ऑप्शन स्टेट कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, या फिर डी ऑप्शन इसका है स्टेट काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन। तो अगर आप 47 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ये ऑप्शन है यह इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि साक्षर भारत अवार्ड आर गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसमें लिटरेचर, या फिर आप लिटरेसी प्रोग्राम्स, या फिर आप स्पोर्ट्स, या फिर रिसर्च। तो अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षरता प्रोग्राम के लिए यह साक्षर भारत सम्मान दिए जाते हैं, वो साक्षरता प्रोग्राम से संबंधित होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वास अडॉप्टेड ऑन। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी 10 दिसंबर 1947, या फिर 10 दिसंबर 1948, या 10 दिसंबर 1949, या फिर 10 दिसंबर 1950। तो अगर आप इसके 49 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते ये है 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स 2017-18 अकॉर्डेंटली इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट्स इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट के प्रकाशक हैं। तो इसका जो प्रकाशन है वो किसने किया यह पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा UNDP, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट्स, या फिर प्रोग्राम, या फिर आप ये यूनेस्को, या फिर आप UNAIDS, या फिर UNO। तो आप देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। और अगर आप इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूनेस्को होगा, इसका बी ऑप्शन। ये यूनेस्को इसका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये था 50 नंबर क्वेश्चन। और आप ये ज़रूर बताएं कि जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय किस देश में, यूनेस्को का मुख्यालय है, ये आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए तो हमने ये इसके 25 से 50 नंबर तक क्वेश्चन इसमें हमने देखे। तो इस तरह से हमने ये इसका प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है वो पूरा इसमें देख लिया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो हम इसका जो सेकंड शिफ्ट में भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर का फर्स्ट का